जय भारत फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया? ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। चलिए तो फिर आज के लेक्चर की शुभ शुरुआत करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। हैव यू रिमेंबर दैट थिंग? यस, ऑब्वियसली। तो उसमें हमने, आपको याद हो तो, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ऐसा जो चेंज हो रहा है सब मैटर में, उसके स्टेट का, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन किए हैं पूरे। और साथ में टेम्परेचर की उसके ऊपर कैसे इफेक्ट होती है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस ओवर दैट। इन दिस टुडेस लेक्चर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्योंकि आपको याद हो तो हमने उस टाइम बताया था कि दो फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये जो चेंज ऑफ स्टेट रहते हैं मैटर का, वो अकोज होते हैं। उसमें फर्स्ट था टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां मेंशन किया गया है जैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर में चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट होगी, जो अभी अभी हमने आगे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले क्या बताया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड हमें मान लो कन्वर्जन करना है, देन व्हाट दिस इज, इफ वी इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। गैस में से किस में कन्वर्ट करना है, मान लो हमें लिक्विड में कर देना है और प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या बताया गया है कि भाई प्रेशर को हमें क्या कर देना है भाई, इंक्रीज कर देना है, और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना है। देन वी कैन से दैट जो गैस है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। वो कहां यूज होते हैं, ये कहां यूज होंगे, कोई बता पाएगा मुझे? अभी सभी के घर में गैस लाइन शायद मोस्ट प्रोबेबली सबके घर में आ गई है, बट उसके पहले हम सिलेंडर यूज करते थे, एलपीजी सिलेंडर, याद है? ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा। तो वो है क्या? एलपीजी का फुल फॉर्म याद है किसी को? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कहने का मतलब है गैस बट लिक्विफाइड। दैट मीन्स व्हाट, कि उसके अंदर जो गैस को रखा गया है उसको हमने एकदम से प्रेशराइज करके रखा हुआ है, तो उसका प्रेशर वहां पर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से वो लिक्विड में, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होके उसके अंदर हमने फिलअप किया। और जब हम उसको यूज करते हैं, यानी कि जब हम उसको स्टोव के साथ उस पाइपलाइन से उसको कनेक्ट करेंगे और जैसे इस स्टोव को क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे रेगुलेटर से, तब वो प्रेशर वहां से रिलीज होगा एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू अगेन इन गैसियस स्टेट। और फिर वहां हम फ्लेम लगा के उसमें से फायर जनरेट कर सकते हैं और जो भी हम खाना पकाना चाहते हैं वो पकाते हैं वहां पर। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। ऐसा क्यों होगा, उसके लिए दूसरे पॉइंट में आप जाइए। ऑन अप्लाइंग प्रेशर द इंटरमोलेक्युलर स्पेस इन गैस डिक्रीजेस। जो गैस है उसके बीच जो इंटरमोलेक्युलर स्पेस होगी, आपको जैसा पता है सॉलिड में इंटरमोलेक्युलर स्पेस दे आर टाइटली बॉन्ड टू ईच अदर, लिक्विड में दे आर लिटिल बिट अवे फ्रॉम ईच अदर, जबकि गैस में मैं वहां तुम वहां, बहुत दूरी है भाई। तो जब हम प्रेशराइज करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है उसके बीच का जो इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एंड मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, वो एक दूसरे के नजदीक आ गए। ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये हमने क्या किया था भाई, प्रेशर को अप्लाई किया, यानी कि इंक्रीज किया। अभी मान लो आप बोले कि भाई रिड्यूस कर देना है हमें उसको, प्रेशर को, तो उससे रिवर्स इफेक्ट यहां क्या होगी, जनरेट होगी। क्लियर है?
पक्का? आगे बढ़ू अभी। नेक्स्ट पॉइंट में दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ये वर्ड आप याद रखिएगा, हाँ, एमसीक्यू में ऐसे पूछे जा सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, सॉलिड है, गैसियस नहीं लेना है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस, इज कन्वर्टेड डायरेक्टली टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस by decrease in pressure up to 1 atm without coming into liquid state। वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एट व्हाट प्रेशर? बाय डिक्रीजिंग प्रेशर अप टू 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हम लाएंगे उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ड्राई आइस को, तो डायरेक्टली दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर डिक्रीज किया हमने, 1 atm प्रेशर पे लाए हैं, तब की बात है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज मेजर्ड इन एटमोस्फेयर। जो हम ATM लिखते हैं ना, पेटीएम नहीं है भाई, ATM है, और वो पैसे निकालने वाला भी ATM नहीं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से हम कंसीडर करते हैं? एट अ सी लेवल टेकन एज अ 1 एटमॉस्फेयर। जो सी लेवल पे जो उसका टेम्परेचर रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे एट अ 1 एटमॉस्फेयर विच इज ऑल्सो नॉर्मल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? पक्का? ओके, यहां पर मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा कि आप मान लो स्कूल में जा रहे हो या फिर हॉस्पिटल में गए हो, तो वहां पर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट रखे हुए होते हैं, तो उसमें इतने सिलेंडर को भी जगह जगह पर या हर एक फ्लोर पर स्टार्टिंग में और एंडिंग में वहां लगाया हुआ रहता है। देखा होगा आपने ऑब्वियसली। तो वो भी क्या है, उसके अंदर क्या रहता है? ये सॉलिड सब्सटेंस। जब भी उसके ऊपर की नॉब आप ओपन कर दोगे, प्रेशर रिलीज करोगे, तब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन हम कैसे फिलअप करेंगे? प्रेशराइज करके, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसमें ऑक्सीजन क्या किया जाए, फिलअप किया जाए। समझ में आ रही है बात? तो जब भी गैस के ऊपर का प्रेशर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तब हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके किसी भी जगह पर उसको क्या कर सकते हैं, इजीली फिलअप कर सकते हैं। हाँ, उसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं वन एंड टू अनदर एंड। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े तो फिर यस, यहां पर ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 atm, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके इक्वल टू वी कैन राइट 1 atm दैट्स इक्वल टू 1 atm दैट्स इक्वल टू 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल जो है वो प्रेशर का SI यूनिट है। ये जो ATM है, हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, वो केमिस्ट्री पोर्शन के लिए ही सीमित रहता है, उसी में हम उसको यूटिलाइज करते हैं। फर्दर प्रेशर का जो SI यूनिट है वो हम क्या लेंगे, पास्कल लेंगे। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो अभी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के बारे में आपको बोला गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है भाई। ये करती क्या है? तो उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं, आपको घर पे वो करना है ट्राई। आइसक्रीम, नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है भाई। तो मान लो सपोज आप आइसक्रीम लाए हो, वो कप वाली, कप में आपने आइसक्रीम खा ली, अब वो जो कप रिमेनिंग है उसके अंदर पानी डाल दीजिए भाई। हाँ, और पानी डालने के बाद उस कप को किसी भी चीज से उसको प्रॉपरली पकड़ के गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दीजिए। वो किस मटेरियल से बनी होती है? या तो फिर वो प्लास्टिक होगा या फिर वो हार्ड पेपर का जो बना होता है, वैसे वो कप रहेगा।
बट जैसे ही उसको आपने पानी फिलअप करके गैस पे रख दिया है पकड़ के, तो वहां आप देखेंगे कि वो जलेगा नहीं। सर आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, गैस पे रखने का मतलब उसको पकड़ के हाथ, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको प्रॉपरली हैंडल विथ केयर, हाँ, जिसे बोलते हैं ना, लिखा हुआ रहता है ना, वैसे आप उसको अच्छे से पकड़ के गैस के एकदम ऊपर से मत रखिएगा, फ्लेम उसके ऊपर लगे उस हिसाब से पकड़ के रखिएगा। नॉर्मली प्लास्टिक डायरेक्ट हम आग के साथ लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है। यहां पर वो जलेगा नहीं। क्यों? ड्यू टू दिस थिंग, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। द हीट विच इज गिवन टू द सिस्टम, which is given to the system during phase change, and which is not used in rising temperature. ये हीट कैसी है कि भाई सब्सटेंस जो है, मैटर जो है, उसको फेस चेंज करने के लिए हम दे रहे हैं। तो अभी हमने वो बाउल में कौन सा सब्सटेंस रखा है? वाटर, यानी कि लिक्विड। तो अभी हमने जो गैस से उसको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट एनर्जी, दैट इज लेटेंट हीट है भाई। और वो कहां यूटिलाइज होने वाली है? दैट इज यूटिलाइज एट कन्वर्टेड दैट लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, लिक्विड टू वेपर स्टेट। उसमें वो एनर्जी क्या होने वाली है भाई? यूटिलाइज होने वाली है। फेस चेंज के लिए वो यूज होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए नहीं भाई। उसका वो जो सब्सटेंस जिसमें रखा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में वो यूज नहीं होने वाली, उसके ऊपर उसकी इफेक्ट नहीं होगी भाई। दैट्स वाई दैट लेटेंट हीट, इट इज ऑल्सो नोन एज द हिडन एनर्जी या फिर हिडन हीट। आगे बढ़ते हैं। द लेटेंट हीट इज यूज अप इन changing the state by break the intermolecular forces of attraction. वो चेंज क्यों होगा फेज? क्योंकि मान लो वो जो वाटर है यानी कि लिक्विड सब्सटेंस है, उसके अंदर के जो इंटरमोलेक्यूल जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके बीच के फोर्स को वो क्या कर देगी? तोड़ मरोड़ देगी वो एनर्जी। Hence there is no increase in temperature till one state change the other. जब तक one state to another state वो चेंज नहीं हो जाता, तब तक वो सारी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? उसके अंदर रखे हुए सब्सटेंस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स को बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिमूव करने में वो एनर्जी क्या होती है? यूटिलाइज होती रहेगी। और जब वो सब एटम्स के बीच का जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, तब वो उसका चेंज स्टेट भी क्या हो जाएगा भाई? चेंज हो जाएगा। तब जाके फिर मान लो हम वापस एनर्जी कंटिन्यूअसली देते ही जा रहे हैं, तो आफ्टर दैट थिंग्स हमें उसमें कुछ चेंज होता देखने को मिलेगा। किसमें? वो बाउल के ऊपर कुछ इफेक्ट होती दिखेगी। जब तक उसके अंदर का पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक की ये बात है भाई। कब तक थी? तब तक की ये बात है। क्लियर है? समझ में आ रही है? लेटेंट हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट हीट है ये, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूं, किधर ये यूटिलाइज होने वाली है? स्टेट को चेंज करने के लिए ही ये यूटिलाइज होने वाली है। आगे बढ़े? पक्का? चलिए, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की लेटेंट हीट के बारे में बोलना है। तो उसमें क्या बोला है भाई कि भाई इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यहां स्पेसिफिक अमाउंट दिया है भाई कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इतनी हीट चाहिए, फॉर विच टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। 1 kg सॉलिड, वो सॉलिड कोई भी हो, डजेंट मैटर फॉर दैट, बट द अमाउंट ऑफ दैट सॉलिड that must be 1 kg only.
तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? दैट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में यहां चेंज होगा तो ये वैल्यू, ये एनर्जी में भी चेंज होता आपको दिखाई देगा। पक्का? आगे बढ़े। इट इज ऑब्जर्व दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि इफ आई हैव 1 kg ऑफ आइस एंड नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दैट आइस इनटू लिक्विड यानी कि वाटर में, तो वो 1 kg आइस को मुझे कितनी एनर्जी देनी होगी? दैट इज 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल पर kilogram. When this much amount of energy supplied to 1 kg of ice, then we can say that is converted into liquid state. ये जूल पर केजी है, इसको कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो हो जाएगी 80 किलो कैलोरी पर केजी। ये वैल्यू जो है वो आपको मेमोराइज करनी होगी भाई, एमसीक्यू में इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। 3.34 दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। पे अटेंशन, सिर्फ आइस के लिए ही है। फॉर द डिफरेंट सब्सटेंस दैट एनर्जी दैट विल बी डिफरेंट। हाँ, क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, this is due to the reason that for the melting each kilogram of ice absorb latent heat of 3.347 into 10 to the power 5 joules from the substance and hence cools the substance more effectively। तो ये क्या होगा? लास्ट स्टेटमेंट में क्या बताया आपको कि भाई आइस जो है वो मेल्ट होने के लिए इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा भाई, हैंस कूल्स द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। तो उसकी वजह से वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा मोर इफेक्टिवली। क्लियर है भाई? तो दिस मच अमाउंट, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो बताई 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल, तो उतनी एनर्जी जब हम 1 kg आइस को प्रोवाइड करेंगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी, हिडन एनर्जी रहती है वो। अब लिक्विड टू गैसियस की बारी है भाई। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो उसमें क्या बोला गया है आपको? पे अटेंशन। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of liquid into vapor। जैसे यहां सॉलिड टू लिक्विड था वैसे ही यहां लिक्विड टू वेपर है भाई, लिक्विड टू वेपर है। क्लियर है? एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को मान लो वेपर में कन्वर्ट करना है, देन 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल पर केजी, यानी कि इतनी एनर्जी 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल एनर्जी हम वाटर को देंगे। 1 kg ऑफ वाटर, हाँ यहां लीटर नहीं है, 1 kg ही कंसिडर करना है। 1 kg ऑफ वाटर को सप्लाई करेंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, या फिर उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दे, देन इट्स बिकम 540 किलो कैलोरी पर केजी। स्टीम कंटेन मोर हीट in form of latent heat than the boiling water।
ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई रिपीट दैट लाइन, पे अटेंशन ऑन इट. स्टीम कंटेन मोर हीट इन फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट देन द बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर में जितनी हीट रहेगी उससे ज्यादा हीट उसकी स्टीम में रहेगी, ऐसा बोला है. तो अभी कोरोना है, आप लोग भी ये स्टीम बाथ लेते होंगे, शायद लिया भी होगा आप में से कई लोगों ने. तो वो इफेक्ट आपको वही देखने को मिलेगी कि वो पानी उतना गर्म नहीं होगा जितनी उसकी स्टीम जो रहती है. हम जो लेंगे स्टीम बाथ लेंगे तो उस वक्त हमारे मुंह पे यानी कि उसकी वो जो नोज में चल जाके अंदर तक चली जाती है, तो वो इफेक्ट आपको पता चलेगी. वो ज्यादा हीट क्या करती है, पजेस करती है कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. क्लियर है? पक्का? तो ये अगेन आई रिपीट, दिस slide is very important. Mainly first we discuss about the latent heat. What do you mean by the latent heat? कि भाई वो एक hidden energy है, कहाँ यूटिलाइज होती है? For the change the state of matter one to another one, solid to liquid या liquid to vapor. क्लियर है? तो solid to liquid के लिए जो हीट लगेगी that is latent heat of fusion, और लिक्विड टू वेपर के लिए जो लगेगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपर. सॉरी, आगे बढ़ू अभी. श्योर. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इवोपरेशन. इवोपरेशन उसके लिए भी मैं आपको एक्टिविटी दे देता हूं भाई. सर आप तो भी बट करिएगा. हाँ, आपको ये एक्टिविटी मैं ऐसी ही बता रहा हूं जो घर पे आप कर सकते हो भाई. तो इसलिए जो मान लो आप वो करेंगे तो श्योरली मैं वो बता सकता हूं कि इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक के रिलेवेंट मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूं, वो एक्टिविटी को आप और अच्छे से वहां क्या कर लोगे, समझ जाओगे भाई. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तो वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट घर पे जब आपके मम्मी कपड़े को धो के जब सुखाते हैं, डोरी पे उसको स्ट्रिंग पे ऐसे खुले करके रख देते हैं, तो वो आप टाइम नोट करिएगा कि भाई मान लो सुबह 9 बजे उन लोगों ने कपड़ों को धो के अच्छे से क्या कर दिया है, डोरी पे जो स्ट्रिंग रहती है उसके ऊपर लगा दिया है. तो 9 बजे आपने टाइम नोट कर दिया, और उसको छू के भी देखिएगा कि उसमें थोड़े बहुत वो गीले आपको महसूस होंगे. और जब अभी तो बारिश हो रही है, ओके, बट एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी इतनी है. बट मान लो आप विंटर सीजन या समर सीजन की बात कर देते हैं, तो अभी 2 या 3 घंटे बाद यानी कि 9 बजे आपने मान लो वो टाइम नोट किया है कि भाई 9 बजे कपड़े को उन लोगों ने क्या किया है, रखा हुआ है. तो आप 12 या 1 बजे जब वापस उस कपड़े को टच करोगे तो वो उसके अंदर का जो थोड़ा गीलापन था वो पूरा क्या हो जाएगा, एकदम से निकल गया होगा. क्यों? ऐसा कभी क्वेश्चन हुआ है? मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा कभी क्वेश्चन हुआ? ऑब्वियसली किसी लोगों को हुआ भी होगा, बट तो आपने उसके रिलेवेंट कुछ सोचा कि भाई वाई दिस कोलावेरी, ऐसा नहीं, वाई दिस हैपन. तो उसके लिए, या फिर यहां मैं अभी दूसरी बात बताता हूं. आप ऐसा करिएगा, प्लेट लीजिएगा, उस प्लेट में पानी को भर दीजिएगा, और उस पानी से भरी हुई प्लेट को टेरेस पे या फिर आपके आगे जो बालकनी रहती है आपके घर में, उस बालकनी में रख दीजिएगा. उसमें जितना आपने वाटर लेवल फिलअप किया है वो मार्क करिएगा पेन से या किसी मार्कर से, इफ इट इज पॉसिबल, या फिर स्केल से उसका मेजरमेंट ले लीजिएगा. और फिर जैसा मैंने बताया 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वापस जाके वहां उसके अंदर का वाटर लेवल को आप क्या करिएगा,
मेजर करिएगा। बालकनी में धूप आए वहां रखनी है, हा? ऐसे ही मत रख दीजिएगा कहीं पर भी, हा? थोड़ी धूप आती हो ऐसी जगह पर उसको रखिएगा। क्या होगा, जो पहले आपने वाटर लेवल मेंशन किया था उससे यहां आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा भाई। क्यों? ये है आंसर उसका, दैट इज इवोपरेशन। क्या बोला है कि इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, पे अटेंशन ऑन दिस स्टेटमेंट, ऑन दिस वर्ड, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन है, बट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले पॉइंट पे। मान लो वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो अभी मैंने आपको बोला कि वाटर को यानी कि पानी को आप प्लेट में रख के धूप में लगा दीजिए उस प्लेट को, तो वहां पर कुछ देर बाद आप देखेंगे तो उसमें जो प्लेट थी उसमें पानी जो था उसमें से सम अमाउंट ऑफ दैट वाटर वो क्या हो गया होगा, इवोपरेट हो गया होगा। तो वहां पर उसके बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ है, फिर भी वहां से पानी उड़ गया है ना। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता तो वो ऑब्वियसली वेपर में कन्वर्ट हो ही जाता है एट अ बॉइलिंग पॉइंट, बट यहां तो उससे बिलो वाले टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, गुम हो रहा है। तो दैट इज नॉन एज द इवोपरेशन। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ू। एट एनी गिवन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम पार्टिकल्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज हाई इनफ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एट एनी गिवन टेम्परेचर, जो सरफेस होगी, वाटर को आपने उसके अंदर फिलअप किया है तो उसकी जो सबसे अपर सरफेस होगी, ये बारिश कैसे होती है वो बताइए ना मुझे। सर बादल है, बादल में से पानी गिरता है तो बारिश होती है। तो अब मेरा क्वेश्चन, बादल कैसे बनेगा भाई? सर क्या आप भी छोटे बच्चों वाले सवाल कर देते हो। पानी का वेपर कन्वर्ट होगा, ऊपर जाके वो कूल डाउन होगा और बादल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो जैसे ही कूल हुआ एकदम से, तब वो लिक्विड के फॉर्मेशन में वापस नीचे आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन वही है भाई कि यहां से नीचे से जब वो ऊपर जा रहा है, इवोपरेट हो रहा है, वहां बॉइलिंग नहीं हो रही है उसकी। सी सरफेस देख लीजिए आप, तो सी सरफेस पे सनलाइट गिरेगी। हाँ, अपने ये ऑब्जर्व शायद जब आप स्विमिंग पूल में गए होंगे तब भी किया होगा कि जब भी आप मान लो पानी से भरे हुए स्विमिंग पूल में एंटर होते हो तो अपर सरफेस का पानी आपको थोड़ा हल्का सा गर्म लगेगा, जबकि उसके अंदर वाला जो पानी है वो आपको ठंडा लगेगा। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जो सनलाइट है वो अपर सरफेस पे आती है। जब तक अपर सरफेस प्रॉपर्ली गर्म नहीं हो जाता, वो प्रॉपर्ली हीट एब्जॉर्ब नहीं कर देगा, तब तक वो हीट उसके नीचे के सरफेस पे जो वाटर है वहां वो इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यहां पर भी वही चीज बता रहा है कि जो अपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो कितनी है? दैट इज दैट मच इनफ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि भाई अपर सरफेस वाले पार्टिकल के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिमूव करके वेपर में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू दिस एनर्जी। हेंस they leave the liquid and converted into vapor। तो इस वजह से ड्यू टू दिस एनर्जी जो अपर सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस के वाटर मोलेक्यूल्स है, वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। क्लियर हो रहा है? ये फिनोमिना क्या है वो पक्का श्योर लॉक कर दो इस बात को, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये भी। यहां उसको बॉयल नहीं करना है, इवोपरेट कर देना है। ओके, इवोपरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस।
ड्यूरिंग द इवोपरेशन लिक्विड एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम एनी अदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विथ हीट और फ्रॉम द सराउंडिंग। लिक्विड जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कहां से करेगा? तो जैसा मैंने बताया, आपने प्लेट को पानी भर के कहां रख दी? धूप में रख दी, तो वो उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? सराउंडिंग जो धूप आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसमें से एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे भाई। समझ में आ रही है? और वो एनर्जी लेके उसके अपर पार्ट पे जो पार्टिकल्स है, वो एनर्जी मिलने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स में से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उसके नीचे वाले लेयर की बारी। फिर वैसे करते करते मान लो आपने सुबह से वो प्लेट में पानी भर के रखा है और शाम को आप जब देखोगे तो उसमें पानी नहीं मिलेगा भाई आपको। मान लो प्रॉपर धूप उसके ऊपर गिर रही है पूरे दिन तक, तब की बात है, क्योंकि पूरा पानी क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू अभी? तो वो एनर्जी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेगी खुद ब खुद सराउंडिंग में से, उसको देने की जरूरत नहीं। हाँ, मान लो हम देते हैं तो वो अलग बात है, अभी नहीं देते तब भी वो सराउंडिंग में से एनर्जी खुद ब खुद क्या कर देगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, अब उसके ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी डिस्कशन कर देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, फर्स्ट वन दैट इज सरफेस एरिया। ओके, अब यहां मैं आपको उस एक्टिविटी में थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए बोलता हूं। आपने वो प्लेट में पानी रखा था ना, उसकी जगह बाउल में रख दीजिए। तो प्लेट थी, उसका जो सरफेस था वो इतना बड़ा था, बाउल का इतना छोटा हो जाएगा ना, इतना सा हो जाएगा। तो अब मान लो वो प्लेट में पानी को इवोपरेट होने के लिए, मान लो पूरा पानी इवोपरेट होने में 4 से 5 घंटे लगते थे, तो ये बाउल वाले पानी को और ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां जो सरफेस एरिया है वो प्लेट के सरफेस एरिया से छोटा है। ओके, अभी प्लेट की जगह मान लो पूरे सी लेवल की हम बात कर दे, तो वहां तो कितनी ज्यादा सरफेस है, कितना ज्यादा एरिया रहेगा, तो वहां इवोपरेशन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? द ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवोपरेशन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन का रेट ज्यादा होगा भाई, वहां से इवोपरेट इजीली होगा। आगे बढ़े। सेकंड, दैट इज द टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर फास्टर द इवोपरेशन। टेम्परेचर जितना ज्यादा, इवोपरेशन उतना ज्यादा। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, लेसर द ह्यूमिडिटी in air, more is rate of evaporation. More is rate of evaporation. ये ह्यूमिडिटी मीन्स, अभी जैसा मैंने बताया कि आपने वो प्लेट को या बाउल को सनलाइट के अंदर रखना है, धूप में रखना है, बट उसकी जगह आप उसको छांव में रख देते हो, या फिर अभी जैसे मॉनसून जैसा सीजन है तो अभी आप वो बाउल या प्लेट भर के वाटर को बाहर रख दोगे, इजीली इवोपरेट नहीं होगा। अभी के टाइम पे आप कपड़े देखेंगे तो इजीली वो गीले कपड़े सूखे नहीं होते, इट टेक्स होल डे। या फिर उसको घर के अंदर जहां हम रूम में बैठते हैं, वहां जहां फैन कंटिन्यूसली शुरू रहता है, वहां हम जाके लगा देते हैं। देखा है ना घर पे अभी कि नहीं? यस। तो फिर तो क्यों? अभी क्योंकि अभी सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो कैसा है, उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है मीन्स कि अभी इतना ज्यादा इवोपरेशन नहीं हो पाएगा। विंड स्पीड, लास्ट में विंड स्पीड में क्या बोला है? हायर द स्पीड ऑफ विंड मोर द रेट ऑफ इवोपरेशन। स्पीड जितनी विंड की ज्यादा होगी उस हिसाब से इवोपरेट भी वो ज्यादा होगा। तो दिस फोर्स आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इवोपरेशन। आगे बढ़े तो फिर नाउ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन।
तो कूलिंग इफेक्ट में क्या बताया है कि ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द लिक्विड पार्टिकल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर। इवेपोरेट में यही हमने डिस्कस किया कि भाई लिक्विड में से जो अपर सरफेस के जो पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो उसको छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एज द रिजल्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग सिस्टम डिक्रीजेस रिजल्टिंग एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी वजह से क्या होगा, वो तो वेपर में कन्वर्ट हो गए अपर वाले, तो उसकी इफेक्ट दूसरे पे भी होगी। तो दूसरे पे टोटल पे क्या होगी उसकी, तो जो रिमेनिंग सिस्टम है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। As the result average kinetic energy of remaining system decreases resulting in decrease in temperature. The particle absorb the energy from the surrounding to regain the energy lost. तो अभी यहां जैसे बताया कि भाई पार्टिकल ने अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, तो अभी इवोपरेशन तो करना ही है, तो वो क्या करेगा, इस वजह से वो सराउंडिंग जो है उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। भाई एग्जांपल देके बता देते हैं। आपको मैं मान लो बोल दूं कि भाई 6-7 दिन तक खाना खाना नहीं है, हा? और कोई मुझे बोले कि आपको भाई 3-4 दिन तक खाना नहीं खाना है, तो मैं थोड़ा ओके नो प्रॉब्लम, खा चलेगा, इतनी मस्त बॉडी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं खाएंगे तो फिर। बट आपको बोल दूं तो क्या सर आप भी, तो क्यों वो, क्योंकि मेरे में क्या होगा, सपोज कि भाई मान लो मैंने खाना नहीं खाया, तो उसकी मेरी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो अंदर से कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर लेगी पूरी बॉडी। जबकि आपके अंदर जो एकदम स्लिम एंड ट्रिम है उसके लिए तो उसके लिए क्या होगा, तो उसकी बॉडी में वैसा कुछ सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको सराउंडिंग में से यानी कि कुछ ना कुछ खा के या कुछ ना कुछ जूस या ऐसा कुछ लेके उस एनर्जी को रिगेन करना पड़ेगा, उसको वापस एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो वही यहाँ सिस्टम करेगा कि वो एनर्जी जो डिक्रीज हुई है तो वो सराउंडिंग में से एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मेकिंग द सराउंडिंग कूल। और सराउंडिंग में से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी है तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, उसके सराउंडिंग क्या इफेक्ट होगी, सराउंडिंग में से मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो सराउंडिंग में अब क्या होगा, वो कूल डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां उसकी सारी एनर्जी कहां चली गई, उस सब्सटेंस के पास चली गई। क्लियर है। तो उसकी वजह से सराउंडिंग जो रहेगा एटमॉस्फेयर वो कैसा रहेगा, कूल डाउन रहेगा। तो दैट इज नोन एज द कूलिंग इफेक्ट। जब भी इवेपोरेशन होता है जहां कहीं पर भी, सी लेवल पे आप देख लीजिए या जैसा मैंने बताया प्लेट के सराउंडिंग देख लीजिए, तो उसकी सराउंडिंग हमें जो टेम्परेचर है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा कंपेयर टू दूसरी जगह। ओके, आगे बढ़ू। नाउ द मेन थिंग, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये आपको स्टेट बोर्ड में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों फिनोमेना लुक लाइक सेम। मान लो आप उसको क्लियरली समझते नहीं हो तो दोनों के बीच के डिफरेंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो वो है दोनों डिफरेंट फिनोमिना। तो दैट्स व्हाई द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट्स आल्सो आस्क इन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 या 3 मार्क्स के पॉइंट में आपको पूछा जा सकता है। तो जो मेन पॉइंट्स है दैट आई मेंशन ओवर हियर, तो फर्स्ट उसमें फॉर द बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या बोला है, बॉइलिंग अकर्स ओनली व्हेन लिक्विड इज हीटेड। उसको हम हीट देंगे, एक्सटर्नली देनी है हमें कंपल्सरीली। जबकि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, वो खुद ब खुद कर देगा। आपने प्लेट में पानी को रखा तो वो खुद ब खुद इवेपोरेट हो रहा है, उसको वहां जाके आपने हीट नहीं अप्लाई की, फिर भी वो इवेपोरेट हो रहा है। और पूरे दिन भर उसको प्लेट को एज इट इज रखोगे तो शाम को आपको वो प्लेट खाली दिखेगी। तो यहां वो खुद ब खुद क्या करेगा, सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर देगा। जबकि यहां
हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दिस वन। सेकेंड वन, दिस वन इज फर्स्ट। सेकेंड वन में क्या बोला है? बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कब होगा? एट अ बॉइलिंग पॉइंट। वाटर है वो वेपर में कब कन्वर्ट होगा? एग्जैक्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, देन आफ्टर इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो दैट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। जबकि यहां इवोपरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यहां हमें बॉइलिंग पॉइंट की स्टेट को अचीव करनी होगी बॉइलिंग पॉइंट में, जबकि इवोपरेशन में बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग अकर्स फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड। ये बॉइलिंग पॉइंट में सब्सटेंस पूरा बॉयल होगा तो वो पूरा सब्सटेंस भी एक साथ बॉयल हो सकता है, या सरफेस में भी आप उबाल देख सकते हो। जबकि इवोपरेशन में क्या होगा? इवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। वो सिर्फ सरफेस से ही, ऊपर वाली सरफेस ही क्या होगी? इवोपरेट होगी। जैसे ही वो इवोपरेट हो गई, फिर उसके नीचे वाली लेयर वाली जो सरफेस होगी वो इवोपरेट होगी, फिर उसके नीचे वाली, ऐसे ऐसे लेयर वन बाय वन क्या होंगे? इवोपरेट होंगे। जबकि यहां बॉइलिंग में आपने प्लेट की जगह बाउल को पानी से भर के गैस स्टोव पे रख दिया उबालने के लिए, तो वो पूरा पानी उबलने लगेगा ना। समझ रहे हो? क्लियर? पक्का? आगे बढ़ो। फोर्थ पॉइंट, नो कूलिंग कॉज ड्यूरिंग बॉइलिंग। सराउंडिंग में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी, जो यहां अभी हमने डिस्कशन की। जबकि यहां कूलिंग इज ऑलवेज कॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन। सराउंडिंग में हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन में वो सराउंडिंग में से एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, दैट्स व्हाई। क्लियर है? पक्का? तो दिस आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एज वेल एज इवोपरेशन। तो इसको प्रॉपरली ऐसा है तो नोट कर दीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, पूछा जाए मान लो स्टेट बोर्ड में तब भी। ओके, आगे बढ़े। फिर आगे अभी यस, तो अभी आपने ड्यूरिंग दिस लेक्चर मेनली जो प्रेशर है वो कैसे चेंज ऑफ स्टेट में एप्लीकेबल रहता है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया, एंड दो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज लेटेंट हीट एज वेल एज इवोपरेशन, उसके रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन किया। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट जाने से पहले यहां पर आप देखेंगे हमारी यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर पे हमारा जो अद्वैत अचीवर करके पूरा जो ग्रुप है उसको आप डाउनलोड करके वहां पर JEE एज वेल एज फाउंडेशन, JEE नीट एज वेल एज फाउंडेशन के लिए आप लेक्चर्स वहां देख पाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, और ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूं, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।